मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में से लिए गए प्रकरण चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग का अध्ययन करेंगे। यह प्रकरण गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में हुए अन्याय का परिचय देता है। इस पाठ के लेखक हमारे लिए केवल लेखक ही नहीं लेकिन राष्ट्रपिता भी हैं। इसलिए उनकी जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गांधी जी के जीवन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वे पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में बताया है कि बालकाल में उनके जीवन पर परिवार और मां के धार्मिक वातावरण और विचारों का गहरा असर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र नाटक से बालक मोहनदास के मन में सत्य निष्ठा के बीज पड़े। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वे पहले पोरबंदर के प्राथमिक शाला में और बाद में राजकोट की हाई स्कूल में पढ़े। पढ़ने लिखने में वे सामान्य थे। सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में कस्तूरबा के साथ उनका ब्याह हुआ। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद साल 1888 में गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर वे स्वदेश वापस आ गए। स्वदेश में गांधी जी की वकालत जमी नहीं। साल 1893 में वे गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी के अफ्रीका प्रवास ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। करीब 23 साल के मोहनदास को तब शायद ही पता होगा कि जीवन के अगले 21 साल वे दक्षिण अफ्रीका में ही गुजारने वाले हैं। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड और लियो टॉल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वे जैन दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। उन्होंने लंदन प्रवास के दौरान ही हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि धर्मों का अध्ययन किया था। विभिन्न धर्मों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के संग धर्म संबंधी विषयों पर काफी चर्चा की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों की रंग भेद की नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में उनके सामाजिक कामों की गूंज भारत तक पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वो हमेशा के लिए भारत वापस आए तो उनकी अगवानी के लिए मुंबई के कई प्रमुख कांग्रेसी नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इन नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, जिन्हें
गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी की भारत वापसी के पीछे गोखले जी की अहम भूमिका रही थी। भारत आने के बाद गांधी ने मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने के बाद गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू किया। भारत में उन्होंने पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1917 में बिहार में 1917 में बिहार में चंपारण से नील आंदोलन की शुरुआत से की। नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी ने कष्टकारी ब्रिटिश कानून से मुक्ति दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा के प्रकोप की वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती ले जाना पड़ा। भारत आने के बाद गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू किया। भारत में उन्होंने पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1917 में बिहार में चंपारण से नील आंदोलन की शुरुआत से की। नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी ने कष्टकारी ब्रिटिश कानून से मुक्ति दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा के प्रकोप की वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती ले जाना पड़ा, जहां वह आश्रम आज भी स्थित है। 1918 में खेड़ा के किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। गोखले की साल 1915 में मृत्यु हो जाने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। 1920 में तिलक का निधन होता है और उनके बाद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरते हैं। सन 1919 में जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों के नरसंहार के विरोध में गांधी ब्रिटिश सरकार से मिलते हैं, इनाम और इकराम वापस कर देते हैं और ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। गांधी ने अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। सितंबर 1924 में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास रखा। इस दौरान ही वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसमें उन्होंने आमूल बदलाव किए। मार्च 1930 में गांधी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दांडी मार्च की शुरुआत की। नमक सत्याग्रह नाम से मशहूर गांधी की करीब 200 मील लंबी इस यात्रा के बाद उन्होंने नमक न बनाने के ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वराज की मांग पर विचार के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए गांधी ब्रिटेन में हुई गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। गांधी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया।
ये आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और दूसरे विश्व युद्ध से उपजे हालात के कारण अंग्रेजों का हौसला पस्त हो गया। जून 1947 में ब्रिटिश वायसरॉय माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हालांकि आजादी के साथ ही देश भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्कों में विभाजित भी हो गया। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। बापू की मृत्यु की सूचना देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा था कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई। महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो लेखक के परिचय के बाद अब बात करते हैं इस गद्य के विषय वस्तु के बारे में। इस पाठ को समझने के लिए इसमें वर्णन की गई घटना की पूर्व भूमिका को समझना आवश्यक है। तो जैसा कि हमने गांधी जी के परिचय में देखा कि उनकी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूलों में हुई और बाद में वे वकालत करने के लिए लंदन गए। लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए और अपनी वकालत शुरू की। लेकिन अभी उनकी वकालत कुछ जम नहीं रही थी। ऐसे में उनको एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला शेठ के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में काम मिलता है। गांधी जी अपने केस के इस काम के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें बहुत ही कड़वे अनुभव होते हैं और स्थानीय लोगों को देखकर और अपने अनुभव पर से उन्हें पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित भारतीयों की स्थिति बेहद दयनीय है। उनके साथ अनेक प्रकार के अन्याय हो रहे हैं और फिर आगे जाकर तो वे इन अत्याचारों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दिनों में जब उन्हें अपने केस के काम के लिए निकलना पड़ता है, तब रास्ते में उन्हें जो कड़वे अनुभव होते हैं, उसी अनुभव का विस्तार चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग प्रकरण में दिया गया है, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा में गुजराती में वधु हाडमारी नाम से लिखा गया है। वधु हाडमारी यानी कि ज्यादा मुश्किल है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इस घटना से पहले भी एक बहुत कड़वा अनुभव उन्हें हो चुका है। गांधी जी अपने केस के संदर्भ में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे हैं, तब गांधी जी जिस लॉ फर्म में कार्यरत थे, उसने उनके लिए फर्स्ट क्लास सीट बुक की हुई है। रात के 9 बजे के करीब जब नाताल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंचे, तो एक रेलवे हेल्पर उनके पास बिस्तर लेकर आया। गांधी जी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके पास खुद का बिस्तर है। थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरे यात्री ने गांधी जी को गौर से देखा और कुछ अधिकारियों के साथ वापस आया। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर एक अधिकारी गांधी जी के पास आया और
उनसे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाने को कह दिया, क्योंकि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। गांधी जी ने इस पर जवाब दिया कि मेरे पास तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का टिकट है। गांधी जी ने कंपार्टमेंट छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर उस अधिकारी ने पुलिस को बुलाने और धक्का देकर जबरन बाहर करने की धमकी दी। गांधी जी ने भी उससे कह दिया कि वह उनको चाहे तो धक्के मारकर बाहर कर सकता है, लेकिन वह अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको धक्का मारकर बाहर कर दिया गया और उनके सामान को भी दूर फेंक दिया गया और गांधी जी रात में स्टेशन पर ही ठंड से ठिठुरते रहे। लेकिन इतने से ही उनकी मुश्किलों का अंत नहीं आता है। इतना कुछ सहने के बाद इसी सफर में उनको आगे जाकर जैसा अनुभव ट्रेन में होता है, वैसा ही अनुभव चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग इस बार के सफर में घोड़े के सिक्रम में भी होता है और उन्हें काले भारतीय होने के कारण एक गोरे के हाथों मार भी खाना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में जो अनेक भारतीयों को अत्याचार सहने पड़ते थे, उनका अनुभव गांधी जी को भी पूरी तरह से हो जाता है और ऐसे ही अनुभव को चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग प्रकरण के अंतर्गत व्यक्त किया है। तो ट्रेन के डिब्बे में से उतार दिए जाने के बाद उनकी अगली सफर चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग के दौरान उनके साथ किस प्रकार का अत्याचार किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सारी बातों का हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नमस्कार।